काला पति और गोरी बीवी। क्या माँ, किस तरह के रिश्ते लेकर आती हो आप? जब देखो कोई ना कोई नमूना हमारे घर पर आ जाता है। अरे नमूने की बात क्यों कर रही हो? तू जानती भी है वो लोग अच्छे खासे अमीर हैं। मैं नहीं जानती, लड़का जैसा मर्जी हो लेकिन NRI होना चाहिए। इतना अमीर होना चाहिए कि उसके जितना पैसा किसी के पास ना हो। बेटी तू तो दिन में ही ख्वाब देख रही है, ऐसे लड़के आजकल नहीं मिलते। भूल जा, तुझे इतना अमीर लड़का कभी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिलेगा माँ? मेरी शादी इस पूरे शहर के सबसे अमीर लड़के से होगी, ये बात मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। ऐसा कहकर निधि अपने कमरे में चली जाती है। ओहो, इस लड़की का तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब देखो अमीर लड़कों की बात करती रहती है। सरस्वती भी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन निधि अपनी सहेली करिश्मा के साथ एक कैफे में बैठी हुई थी। क्या हुआ निधि, आज तेरा मूड बहुत ऑफ लग रहा है। वैसे कल तेरे घर लड़के वाले देखने आए थे, क्या हुआ? रिश्ता पक्का हुआ या नहीं? अरे तू तो मुझे अच्छे से जानती है, भला मैं किसी भी ऐरे गहरे से रिश्ता थोड़ी पक्का कर सकती हूँ। मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। अरे पागल, वो लोग भी तो अमीर ही थे, लेकिन उतने अमीर नहीं थे जितने होने चाहिए। वो ऐसा कहती है कि तभी वहाँ पर एक अयान नाम का लड़का आ जाता है। अयान बहुत ही स्मार्ट और अच्छी बॉडी वाला लड़का था। उसके पीछे पूरा कॉलेज पागल था, लेकिन वो सिर्फ निधि से प्यार करता था। अरे निधि, तुम यहाँ? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे यहाँ तुमने कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवा देता हूँ। अयान फौरन ही 3 कोल्ड कॉफी मंगवा लेता है। वैसे वो एक खुद अपने हाथों से निधि को देता है। ये लो निधि, मस्त कोल्ड ड्रिंक पीकर खुश हो जाओ, क्योंकि आज तुम बहुत उदास लग रही हो। हाँ अयान, तुम्हारी ही कमी थी यहाँ पर, और अब तुम आ गए हो तो वो भी पूरी हो गई। वैसे मौका अच्छा है, क्यों ना मैं अपने दिल की बात निधि को बता ही दूं। तुम्हारे दिल की बात मैं कुछ समझी नहीं। अयान अपने पीछे से एक गुलाब निकालता है और निधि को देते हुए कहता है, निधि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मैं तुम्हें काफी समय से कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अयान के मुंह से ऐसा सुनते ही निधि एकदम से कुर्सी से उठ जाती है। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे सड़क चाप भिखारी से शादी करूंगी? अरे अपनी औकात देखिए, तुम जैसे भिखारियों के पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती और सपने मुझ जैसी अप्सरा के देखते हो। निधि का ऐसा बर्ताव देख करिश्मा कहती है, बस करो निधि, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। उस बेचारे को इंसल्ट मत करो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे मुंह से और भी कुछ निकल सकता है। तुमने ये अच्छा नहीं किया। एक दिन तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा जरूर होगा। और हाँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने अमीर लड़के से शादी करती हो। अयान निधि को चैलेंज करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद निधि के मन में इस चैलेंज को लेकर और भी ज्यादा बातें चलने लगती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इतने अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ कि लोग हैरान रह जाएं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद निधि एक के बाद एक रिश्ता मना करती रहती है, लेकिन तभी उसे बड़े और अमीर घर से रिश्ता आता है। लेकिन लड़का रंग रूप से बहुत काला होता है, लेकिन निधि पैसों के लालच में आकर शादी करने के लिए हाँ कर देती है। शादी के एक दिन पहले निधि की माँ सरस्वती उससे कहती है, बेटी, ये जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है और तुम इतने काले लड़के के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताओगी? शादी में उस लड़के के साथ नहीं बल्कि उसके पैसों के साथ कर रही हूँ, ताकि फिर कभी मुझे गरीबी की तरफ पलटकर देखना ना पड़े। निधि किसी की एक नहीं सुनती और तरुण से शादी कर लेती है। शादी के बाद वो सोचती है, इतना बड़ा घर है और कितने अमीर लोग हैं, अब तो मैं अपनी जिंदगी आजादी से जीऊंगी। ऊपर से मेरे काले पति के पास इतना पैसा है कि मुझे कभी कोई तकलीफ होने ही नहीं वाली। निधि ये सब कह ही रही थी कि तभी तरुण वहाँ पर आकर ये सब सुन लेता है, जिसके चलते उसे बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से से निधि से कहता है, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। तुमने शादी केवल पैसों के लिए की है, ताकि तुम एक आजादी और अमीरी वाली जिंदगी जी सको। ऊपर से तुम्हें मेरे रंग से भी नफरत है। मैंने तो कितने सपने देखे थे तुम्हारे लिए, लेकिन अब सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। ऐसा कहते ही तरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो कमरे से बाहर निकल जाता है। अरे ये सब मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? इस काले कलूटे पति को कैसे मनाऊं? निधि ने मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। उस दिन के बाद से तरुण का बर्ताव बहुत ज्यादा बदल जाता है। वो निधि को घर में 4 दीवारी के अंदर बंद कर देता है। उसका आना जाना और उसकी शॉपिंग भी बंद हो जाती है।
जिसके चलते एक दिन निधि तरुण से कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे इस घर में कैद कर दिया है। ना मैं कहीं जा सकती हूँ, ना आ सकती हूँ, ऊपर से तुम मुझे पैसे भी नहीं देते हो। तुम्हें ही शौक था एक अमीर NRI के साथ शादी करने का, अब अपने शौक के भुगतान को भुगतो। ऐसा कहकर तरुण कमरे से बाहर चला जाता है, जिसके बाद निधि कमरे में बैठकर रोने लगती है। ये सब मैंने क्या कर दिया? काश कि मैंने लालच ना किया होता तो मेरे साथ ऐसा कभी ना होता। शादी के बाद निधि का काला पति उसे अपने दिल में रत्ती भर भी जगह नहीं देता और हमेशा उसकी इंसल्ट करता रहता है, जिसके चलते बेचारी निधि घुटन में जीने लगती है और उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। एक दिन उसकी सहेली करिश्मा उससे मिलने आती है। अरे निधि, कितने दिनों बाद दिखी हो, और शादी के बाद तुम खुश तो हो ना? अरे तुम्हारा खुश होना तो लाजमी है, इतने बड़े घर में जो गई हो, तुम्हारा पति तो तुम्हें बहुत खुश रखता होगा। करिश्मा की बातें निधि को बिल्कुल जले पर नमक छिड़कने वाली लगती हैं। निधि उसे कुछ नहीं कह पाती और अचानक से रोने लगती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? एक दोस्त होने के नाते तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। निधि करिश्मा को अपने साथ हो रही सभी चीजें बताती है। तुमने जो गलती करनी थी कर दी, लेकिन अब अपने काले पति को अपनाओ, क्योंकि काला गोरा कुछ नहीं होता। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब तुम्हें उसका दिल जीतना होगा, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन मेरे पति इतना काला है कि मेरा मन उसके पास जाने का भी नहीं करता, और तुम कहती हो कि उससे प्यार करना चाहिए। देखो निधि, दो ही रंग बनाए गए हैं, काला और गोरा, लेकिन हर किसी के अंदर अच्छाई नहीं होती। तुम्हारा पति तुमसे प्यार तो करता है, लेकिन इस बात को लेकर कि तुमने उससे शादी केवल पैसों के लिए ही की है। वह तुम्हारे करीब नहीं आता और तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नहीं समझता, इसलिए अब तुम्हें उसका प्यार जीतना होगा। सही कहा तुमने, मैंने उनके काले रंग का बहुत अपमान किया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मैं अपनी गृहस्थी संभालने के लिए वो सब कुछ करूंगी जो मुझे करना चाहिए। करिश्मा के जाने के बाद निधि अपने कमरे को बहुत अच्छे से सजाती है। चारों तरफ कैंडल्स और रेड कलर के बलून्स लगाती है। जैसे ही शाम को तरुण ऑफिस से वापस अपने कमरे में आता है, वो अपने कमरे की सजावट देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? आज मेरा कमरा इतना सजा क्यों है? तभी निधि तरुण के सामने सुंदर सी ड्रेस पहन कर आती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आपसे शादी तो कर ली, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आपको आपके कालेपन की वजह से मैंने कितना कुछ कह दिया। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है, अगर हो सके तो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना। अपनी इतनी सुंदर पत्नी के मुंह से माफी सुनते हुए देख तरुण का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ भी कर देता है। उस दिन के बाद से निधि तरुण को अपने पति के रूप में अच्छे से स्वीकार कर लेती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कितनी गर्मी है यार बाहर, मुझे जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना है। आराम से एसी चलाऊंगी और ठंडी ठंडी हवा का आनंद उठाऊंगी। रीटा अपनी सहेली मीना से ये सब कह रही थी। रीटा, तेरी जिंदगी कितनी अच्छी है। तेरी माँ और तेरे पिता तेरा कितना ख्याल रखते हैं, तेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं। बोल तो तू ऐसे रही है जैसे तेरे घर में कोई भी तेरी नहीं सुनता। मेरे घर वाले तो मेरी शादी करवा रहे हैं। जो दुख मैंने अपने गरीब परिवार के यहाँ देखे हैं, वही दुख मुझे आगे भी देखने। लेकिन तू तो अपनी आगे की जिंदगी में सुख ही देखेगी, क्योंकि तेरी माँ भी अपनी ही तरह किसी अमीर घर में तेरी शादी करेगी। सो तो है, तू तो जानती ही है मेरी माँ मेरी ऐसी किसी भी जगह शादी नहीं करेंगी जहाँ मैं एडजस्ट ना कर पाऊँ। ऐसी जगह शादी होगी मेरी जहाँ मैं रानी की तरह रहूंगी। रीटा ऐसा कहकर अपने घर चली जाती है। वहीं मीना भी अपने घर चली जाती है। रीटा के घर पहुंचते ही उसे एक सरप्राइज मिलता है। ओ बेटा रीटा, आ गई तुम कॉलेज से? चलो बैठो यहाँ, देखो इनसे तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है। लेकिन इतनी जल्दी मेरी शादी करने की क्या जरूरत है माँ? शादी तो होनी ही है ना बेटा, एक ना एक दिन तुम्हें शादी करके इस घर को छोड़कर जाना ही है। सामने बैठा प्रवीण रीटा को बहुत पसंद आ जाता है, जिसके चलते वो अपने रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। मुझे रिश्ता मंजूर है माँ। उस दिन के बाद से रीटा अपने रिश्ते को लेकर बहुत खुश रहती है। वो एक दिन टीवी देख रही होती है। अरे माँ, माँ कहाँ पर हो आप? इतनी देर से बैठी हूँ, आपने मुझे खाना भी नहीं दिया। जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। रीटा की आवाज सुनते ही सुप्रिया अपनी प्यारी बेटी रीटा के लिए उसकी पसंद का खाना लेकर आती है। अपने मायके में तो तुम बिस्तर पर बैठकर ही खाना मंगवा लेती हो, बिस्तर से एक कदम नीचे नहीं रखती हो, लेकिन जब शादी हो जाएगी तब तुम्हारा क्या होगा?
अरे होना क्या है, मेरा पति मुझे अपनी रानी बनाकर रखेगा, मुझे खुश रखेगा। आप मेरी चिंता मत करो, मेरा पति मुझसे कोई काम नहीं करवाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो तुम्हें शादी के बाद पता चल ही जाएगा। सुप्रिया ऐसा कहकर घर के कामों में लग जाती है। तभी रीटा अपनी सहेली मीना को कॉल करती है। अरे मीना, तुम अपने घर पर क्या कर रही हो? चलो मेरे घर पर आ जाओ, हम दोनों मिलकर मेरी शादी का लहंगा डिसाइड करेंगे। रीटा के बुलाने पर मीना घर आ जाती है, जिसके बाद वो फोन में ऑनलाइन लहंगों के डिजाइन देखना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में सुप्रिया दोनों सहेलियों के लिए कॉफी और स्नैक्स बना कर ले आती है। हे भगवान, ये क्या माँ, आपने कॉफी कितनी कड़वी कर रखी है, लगता है आपने इसके अंदर कॉफी पाउडर को ज्यादा ही डाल दिया। रीटा, तुम कुछ करती भी नहीं हो और ऊपर से हर एक काम में दखलंदाजी करती रहती हो। अरे मुझे तो काम होते हैं, कोई एक काम बिगड़ गया तो क्या हो गया, तुम खुद बना लो अपने लिए कॉफी। अपनी माँ का ऐसा जवाब सुनते ही रीटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सुप्रिया अपनी बेटी के आंसू पहुँचती है। ओहो, अभी से रोने लगी, ससुराल जाकर भी ऐसे ही रहोगी क्या? अब चुप भी हो जाओ, मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा नहीं बोलूंगी तुम्हें। कुछ ही दिनों में सुप्रिया अपनी बेटी रीटा की शादी करवाकर उसे उसके ससुराल भेज देती है। ससुराल में रीटा का गृह प्रवेश होता है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है इस घर में। सोनाली के कहने पर रीटा गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है। किसी के कुछ कहने से पहले वो अपना घूंघट ऊपर करती है और पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहती है, इतनी गर्मी है, एसी चलाइए ना, बिना एसी के तो मैं मर जाऊंगी। रीटा की बात सुनते ही उसके ससुराल के सभी लोग उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे प्रवीण, लगता है रीटा का सर दर्द हो रहा है इतनी गर्मी से। तुम एक काम करो, रीटा को अपने कमरे में ले जाओ, कुछ देर वहाँ आराम कर लेगी। प्रवीण रीटा को अपने कमरे में ले आता है, जिसके बाद वो अपने कमरे की सारी खिड़कियां खोल देता है और रीटा से कहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए कमरे में एसी चला दिया है, चलो अब तुम यहाँ पर थोड़ा आराम करो। मैं अभी आता हूँ। लेकिन इस कमरे में तो कोई एसी ही नहीं है। तभी प्रवीण रीटा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और कमर से पकड़कर कहता है, अरे मेरी जान, ये एसी ही तो है, देखो कितनी ताजी ताजी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऐसी हवा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। प्रवीण की बातें सुनकर रीटा हैरान रह जाती है, जिसके बाद प्रवीण कुछ देर के लिए बाहर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और रीटा अपने घर का एसी याद करने लगती है। क्या सोचा था, भैंस की टाट क्या हो गया, मगरमच्छ। मुझे तो लगा था कि मेरे ससुराल में बिल्कुल रानियों की तरह रहूंगी मैं, लेकिन यहाँ तो गर्मी से मेरी नौकरों वाली हालत हो गई है। तभी वहाँ उसकी ननंद आ जाती है। अच्छा भाभी, आप यहाँ बैठी हो, जल्दी से ये उतार कर ये बनारसी साड़ी पहन लो, सारे मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी आपकी काफी सारी रस्में पूरी होनी बाकी है। अनाया रीटा के हाथ में सारी ज्वेलरी और बनारसी साड़ी रखकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर रीटा मन ही मन सोचती है, इतनी भारी बनारसी साड़ी और ऊपर से इतने सारे गहने। रीटा गर्मी में बनारसी साड़ी और ज्वेलरी तो पहन लेती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। माँ ने पूरे घर को संभाल रखा था और मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा भी किया था। आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। जब भी मुझे हल्की सी गर्मी लगती थी तो तुरंत मेरी माँ मेरे लिए एसी चलाया करती थी और मुझे हल्की से हल्की फ्रॉक और अच्छी ड्रेसेस लेकर आया करती थी। रीटा गहरी सोच में डूबी होती है, तभी उसकी सास आती है। वाह बहू, तू तैयार हो गई, बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल बाहर आ जा, सभी मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। सोनाली बाहर सभी मेहमानों के पास आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है। ओहो, इस लाइट को भी अभी जाना था। हे भगवान, अब तो सबको हाथ वाला पंखा ही इस्तेमाल करना होगा। ऐसा कहने के बाद सोनाली सभी को हाथ वाला पंखा दे देती है और बेचारी रीटा भी हाथ वाला पंखा लेकर अपनी हवा करते हुए मन ही मन सोचती है, हे भगवान, एसी नहीं था, चलो समझ आया, लेकिन क्या ये लोग एक इन्वर्टर भी नहीं लगवा सकते थे? अब मैं इतनी गर्मी में कैसे यहाँ रह पाऊंगी? रीटा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसका ससुर आनंद सोनाली से कहता है, अरे लगता है बोर्ड में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, मैं और प्रवीण जाकर देखते हैं, तुम लोग अभी थोड़ी देर गर्मी को बर्दाश्त करो। भैंस की टॉर्च अब क्या मगरमच्छ ठीक करेंगे? काश मैं शादी ही ना करती। रीटा को अपनी शादी के पहले दिन अपने मायके के एसी की बहुत याद आती है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो रोज गर्मी को बर्दाश्त करते हुए अपनी माँ को याद किया करती
कि उसकी माँ रसोई में खाना बनाते हुए गर्मी में किस प्रकार रहा करती थी। कुछ देर में उसे इस गर्मी की आदत हो जाती है। एक दिन उसकी माँ सुप्रिया उससे मिलने उसके ससुराल आती है। अपनी माँ को देखते ही रीटा उसे गले से लगा लेती है। माँ, आप आ गई। मैंने आपका बहुत इंतजार किया। आज मुझे समझ आया कि आपने मेरे लिए क्या नहीं सहन किया। आप तो मेरी माँ नहीं, मदर इंडिया हो। ये तो जिंदगी का उसूल है बेटा। जो सुख हम मायके में गुजार लेते हैं वो जरूरी नहीं कि ससुराल में हमें मिल सके, लेकिन तुम यहाँ जैसी भी हो खुशी से रहना। अब यही तुम्हारा घर है। सुप्रिया चली जाती है। उसके जाने के बाद सोनाली घर में एक इन्वर्टर लगा देती है और रीटा से कहती है, अब बहुत चिंता मत कर, अब दोबारा लाइट कभी नहीं जाएगी। मैंने घर में एक इन्वर्टर लगवा दिया है। और रही बात एसी की, तो जैसे ही कुछ पैसे आएंगे अब मैं एसी भी लगवा दूंगी। चिंता मत कर बहू, तुझे अपना ससुराल मायके से कम नहीं लगेगा। ये सुनकर रीटा को बहुत खुशी मिलती है और वो अपनी सास को भी अपनी माँ की ही तरह गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से वो अपने घर गृहस्थी अच्छे से समझती है और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है।